साथियों, देश की संपत्ति बेची जा रही है। देश का आम आदमी, केवल मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर, महसूस तो कर रहा कि जो संपत्ति हमारी है बेची जा रही। महंगाई से परेशान तो है वो, और बेरोजगारी भयंकर रूप से है। ये जो रेल है, एयरपोर्ट है, पावर ट्रांसमिशन है, टेलीकॉम है, ये सब जब बिक जाएगा तो केवल SC/ST प्रभावित नहीं हो। अंबानी और अडानी जब खरीद लेंगे इसको, तो जहां 1000 मजदूर या कर्मचारी काम कर रहे हैं, वहां एक मशीन से करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया, तो क्या ब्राह्मण प्रभावित नहीं होगा? वैसे प्रभावित नहीं होगा, नौकरी उसे भी नहीं मिलेगी। ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है। किसान लड़ाई लड़ रहा, आपकी लड़ाई लड़ रहा है। किसान नेता हमारे बीच में ज्योत्सना जी हैं, कितने दिनों से किसान लड़ाई लड़ रहा है। अगर कृषि बाजार अडानी के हाथों में आ जाता है तो हाल वही होगा जो गैस का सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था, अब 1000 रुपए में बिकने लगा। तो आटा जो 30 रुपए किलो आज है, 150 रुपए 100 रुपए किलो भी हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप बताएं, यह देश की ये इससे सब प्रभावित नहीं होंगे? तो ये सबकी लड़ाई हो रहे हैं देश में, इनका कोई मायने या कोई मतलब बचा है क्या? सर, मैं आपके जवाब से पहले सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने आज की डेट में, मैं कहूँगा कि भारत की रीढ़ की हड्डी अगर है तो आप लोग जो हमारा, मैं मीडिया पर उंगली उठाकर करूँगा भी क्या। सब लोग जानते हैं कि मीडिया दिखा क्या रही है। आज की डेट में जो ज़रूरत है मीडिया उसको नहीं दिखा रही। जनता की जरूरत है वही दिखा रही है ना, जो जनता देखना चाहती है। हाँ, उसको मसाला लगा के वो परोस रहे हैं जैसे जनता उसको स्वीकार कर। बिल्कुल सच कहा है आपने, लेकिन जो एक हकीकत है उसको दिखाने से उनको परहेज। तो क्या लगता है सर, ये जो निजीकरण हो रहा है देश में, ये रुक पाएगा? शुरू करते हैं बातचीत का। सर, ये रुक पाएगा? ये तो एकदम बहुत मुझे लग रहा है कि अधूरा हुआ है सवाल। कि सच्चाई ये है कि अगर ये रोकना होता तो ये करते ही क्यों? इन्हें पूरी सरकार, पूरा सब कुछ इन्हें अपने हाथों में लेकर एक गेम खेला जा रहा है। बहुत बड़ा गेम है। क्या गेम है सर? गेम ये है कि सरकार जब चुनी जाती है तो सरकार का काम होता है राष्ट्रीयकरण, ना कि निजीकरण करना। लेकिन सरकार क्या काम कर रही है? तो सारा काम व्यापारियों को ही करना है। फिर सरकार चुनने का फायदा क्या है? सरकार चुनकर फिर करेंगे क्या? सरकार का वर्किंग क्या है? सरकार ने तो कहा कोई हम कंपनी चलाने नहीं आए देश में, संसद में खड़े होकर कहा खुद प्रधानमंत्री। तो चला रहे हैं, कंपनी नहीं चला रहे तो क्या कर रहे हैं? निजीकरण क्या होता है? अगर आप किसी चीज का टेंडर मुझे दे दोगे तो मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहूंगा वैसे चलाऊंगा। बाबू सिस्टम को करना पड़ेगा। बाबू सिस्टम तो खत्म ही हो रहा है, पर बाबू से मतलब नहीं है। अगर देश के अंदर उन्नति नहीं हुई है, जब से देश का राष्ट्रीयकरण हुआ है तब से लेकर अब तक आज हम जिस देश के हम आज प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, क्या ये वैसी बढ़ गई इतना देश यहाँ तक? और यहाँ से आगे तुम व्यापारियों के हाथ में दे रहे हैं, तो देश को आप बनाने की बात कर रहे हैं, ये झूठ है बिल्कुल। जो लोग आज ये कह रहे हैं सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, आज तक सरकारी कर्मचारी से तो काम कराते आए। देखो, करप्शन होता है, हर जगह होता है करप्शन, हम उसको नहीं डिनाई कर सकते। लेकिन करप्शन होने के साथ साथ अब ये कहे सरकारी लोग काम नहीं करते, वो एजुकेटेड पर्सन होते हैं।
नहीं बिल्कुल नहीं, डीलर अभियान बिल्कुल नहीं होता। आप फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं, सरकारी जो टीचर होते हैं प्राइमरी स्कूल में, क्या हालात है इनके? सर आप एक बात पूछना चाहता हूँ, आज हम अपनी बहन बेटी की अगर रिश्ता करने जाते हैं तो सरकारी दामाद चाहिए, लेकिन सरकारी वर्कर नहीं चाहिए। ये कौन सी बात है सर? और ये अनपढ़ लोग कहते हैं इस बात को, पढ़े लिखे लोग कभी नहीं कहते। वजह क्या है ना सर, क्यों नहीं हमारा नीयत हमारी खुद की अपनी खराब है। नुकसान में जा रहे हैं पब्लिक सेक्टर नुकसान में, मतलब सरकारी सेक्टर नुकसान में कर रही है। आरक्षण से नौकरी पा तो लेते हैं, लेकिन वो इज्जत से नौकरी पूरा नहीं कर पाते हैं। उनको सरकार को क्या फायदा होगा सर? सरकार को चाहिए आज की डेट में चुनाव, सरकार को चाहिए पैसा, सरकार को चाहिए फाइनेंसर कौन होगा? जनता थोड़ी ना होगी। जब सरकारी नौकरी में आपकी ये हालत है तो प्राइवेट नौकरी में आप लोगों के बच्चों की क्या हालत होगी? कई पार्टियां जनता के चंदे पे चल रही है। और दूसरी बड़ी बात है, इस देश में कितनी बड़ी बड़ी जो आज वर्तमान में है वो फाइनेंसर उसको पे कर रहे हैं। बड़े बड़े पद पर आके पता है संबित पात्रा की कॉर्पोरेट चुनाव की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मैं राजा बनकर रहना चाहता हूँ। आप एक बात पूछना चाहता हूँ, वर्तमान सरकार में कभी मैंने सुना कि जेटली साहब हुआ करते थे, जो उस दुनिया में नहीं है। उसके बाद राजनाथ सिंह भी नहीं है क्या इस दुनिया में? गडकरी जी भी नहीं है क्या इस दुनिया में? और अनेकों नेता नहीं है किस दुनिया में? या कभी देखा है कभी किसी को? निजी जो हमारे जो चैनल है, कभी उनको देखा है टीवी पर? कितने सालों से नहीं देखा? मैं तो टीवी देखता नहीं देखते तो टीवी में दिखाते तो है अब दुनिया को, अपने हाथ के मोबाइल में दिखाते हैं। देश की जनता बता दे कि जो वर्तमान सरकार में जो नेता थे आज वो भी निजीकरण के साथ साथ उनका भी निजीकरण कर दिया, उनके कान बैठे रहो। सर बिल्कुल नहीं होता है ना। अब कैसे हो जाएगा सर? हमने तो नहीं सुना पहले कभी। वो पावरफुल पर आ गया। आज अगर कोई व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, कोई दिखाई दे रहे हैं जज नहीं है आपका, देश के सिस्टम को नहीं है आपका, करके इस देश को चलाना नहीं है आपका, कोई मंत्री नहीं है आपका। को मिला होता है रक्षा का काम करने के लिए मिला था, किसी को मंत्री काम करने के लिए मिला था, किसी को अपना व्यापार चलाने का काम मिला था। हम SC ST को तो सेवा करने का काम मिला था। जितनी भी LIC है, बैंक है या जो भी डिपार्टमेंट है जिसमें भी जो सेवा क्षेत्र में आते हैं वो तो किसके, वो तो हमारे ही तो हैं वो, और उसमें से हमें निकाला जा रहा है, हमारा हिस्सा ही छीना जा रहा है। हम तो सेना में नहीं मांग रहे अपना हिस्सा, हम तो नहीं मांग रहे व्यापार में अपना, हम तो नहीं मांग रहे मंत्री में अपना हिस्सा, लेकिन जो मेरा अपना हिस्सा है, मेरे भाइयों का जो अपना हिस्सा है, कम से कम उससे तो हमें बाहर ना निकाला जाए इस साजिश के तहत। सरकार कह रही डिपार्टमेंट ये सारे नुकसान में जा रहे हैं। नुकसान में कोई डिपार्टमेंट नहीं जाता है, नुकसान में लाया जाता है। यदि वहाँ की उनको लोगों को मोटिवेट किया जाएगा, ये पहले भी डिपार्टमेंट काम कर रहे थे, जब कोई प्राइवेट आदमी आ जाएगा वो कहाँ से आसमान से थोड़ी आ जाएगा वो आदमी, या कहीं और से लंदन से डिग्री लेकर आएगा, वो भी इन्हीं लोगों से काम लेगा और ये प्रॉफिट मेकिंग फर्म बन जाएगी। सर सरकार कह रही है कि अच्छी सर्विस देंगे, बेहतर ऑप्शन मिलेगा लोगों को, अवसर मिलेंगे, उसमें रोजगार बढ़ेगा जब निजीकरण होगा तो देश में। आज बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट क्षेत्र में जो उसमें अच्छी सर्विस नहीं मिलती है, आप एक नंबर मिलाइए, वो बोलेंगे आप 1 नंबर डायल कीजिए, फिर बोलेंगे 2 नंबर डायल कीजिए, फिर बोलेंगे 3 नंबर डायल कीजिए, फिर बोलेंगे 4 नंबर डायल कीजिए, उसके बाद लाइन कट हो जाएगी। लेकिन कम से कम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आदमी फेस टू फेस जाता है और अपना काम करवा के आ जाता है। कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता है। सरकारी कर्मचारी जितना काम करता है उतना काम कोई नहीं करता है, सिर्फ बाकी लोग जो है प्राइवेट क्षेत्र में जो है वो दिखावा करते हैं। सरकारी कर्मचारी को हम भी देख रहे हैं, सबके सर के ऊपर आज की डेट में CCTV फुटेज लगे हुए हैं। CCTV फुटेज में सामने साफ नजर आता है कौन आदमी कितना काम कर रहा है और कितने समय तक वो बैठा है। लेकिन विनोद जी आप तो सिस्टम के अंदर है, सरकार की मंशा क्या, आखिर क्यों निजीकरण इतनी तेजी से कर रही है? अब तो हाईवे भी गिरमे रखने जा रही है सरकार का। जहाँ तक मेरा सोचना है, सरकार को इस बात को हमारों को समझना चाहिए, हमारी फीलिंग्स को समझना चाहिए कि निजीकरण से SC ST को ज़्यादा इसके ऊपर फर्क पड़ने वाला है कि SC ST के सम्मान को बचाने के लिए, उनकी रोजी रोटी को बचाने के लिए, उनके बदन पर कपड़ा ढकने के लिए सरकार प्राइवेटाइजेशन को रोकना ही पड़ेगा। क्या ऐसा जो लोग पहले कहते कि रिजर्वेशन को ऐसा कर दो, रहे ना रहे उसका कोई मतलब ना बचे, उसी रास्ते पे चल रही है क्या सरकार? हाँ, ये वही रास्ता है कि सरकार इसी रास्ते पे चल रही है कि रिजर्वेशन तो रहेगा लेकिन उसका असर नहीं रहेगा। वही हो रहा है। तो उसके लिए क्या कर रहे हो आप लोग? उसके लिए हम सरकार से लड़ तो नहीं सकते, हम डिमांड कर सकते हैं, सरकार से मांगे कर सकते हैं, ठीक है। और शांतिपूर्ण तरीके से हम आज भी जमीन पर बैठकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि निजीकरण को रोका जाए, निजीकरण को ना किया जाए। निजीकरण होने से हम लोगों को खास तौर पे SC ST मजदूर तबके को इसका असर पड़ेगा। सबसे ज्यादा असर SC ST पे पड़ेगा। सबसे ज़्यादा असर जो पड़ेगा तो गरीब SC ST पर ही पड़ेगा, जिनके बारे में हम ज़्यादा सोच रहे हैं, जिनके बारे में हमें ज़्यादा चिंता है। लेकिन सर पिछले 9.5 महीने से किसान बैठे हैं, निजीकरण का मामला उनका
का भी 3 कानून जो है वो सरकार ने उनकी बात तो सुनी नहीं। आपकी एक दिन में कैसे सुन लेगी सरकार? किसान की बात नहीं सुनी। किसान के मैटर के ऊपर मैं कमेंट करना ज़्यादा नहीं चाहूँगा, ठीक है, लेकिन मैं जो SC/ST के जो मुद्दे हैं मैं उसके बारे में गंभीरता से बात करना चाहता हूँ और गंभीरता से उसके बारे में सोचता हूँ कि ये दबा हुआ और कुचला हुआ ये समाज है। 5000 सालों से ये दुबला और कुचला परिवार रहा है, समाज रहा है। इसको दोबारा इस रास्ते से भटकाया ना जाए, दोबारा इनको स्थिति में ना लाया जाए जहाँ पर ये 5000 साल पहले थे। विनोद जी, आपके तमाम संगठन है सरकारी कर्मचारियों के, क्या सब एक मंच पे आकर कोई नई रणनीति बना रहे हैं आगे? जितने भी हमारे संगठन हैं अपने अपने तरीके से वो सरकार को भी लेटर लिख रहे हैं, कमीशन को भी लेटर लिख रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट को भी लेटर लिख रहे हैं कि किसी भी तरीके से प्राइवेटाइजेशन को रोका जाए और हम भी यही चाहते हैं कि निजीकरण का रोका जाए। सर, आप कमीशन का बार बार जिक्र कर रहे हैं, कमीशन का कोई प्रभाव बचा है क्या देश में? कमीशन का जहाँ तक बात है हम उसको लिखते हैं कि हमारे पास लास्ट अप्रोच वही रहती है, बाकी जो उनको करना है वो अपने लेवल पे वो करते हैं, पर हमारे लिए तो लास्ट अप्रोच वही रहती है। कहा जाता है कि कमीशन का तो अब कोई रोल बचा ही नहीं है। कमीशन में नुमाइंदे बैठे हैं, यदि वो नियत से सच्चे मन से काम करें तो उनके पास भी बहुत सारी शक्तियां हैं, उसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। यदि नहीं करना चाहें तो कोई भी आदमी किसी भी जगह पर बैठा वो काम करेगा ही नहीं। चलिए, ठीक है दादा। उदित राज जी का जिन्होंने इस मूवमेंट को लेकर जो चले हैं और हम उनके साथ में खड़े हैं। किसी भी सरकार से हमें 3 चीजों की जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। क्या ये तीनों चीजें हम लोगों को मिल रही हैं? बिल्कुल नहीं मिल रही है, क्योंकि हमें आरक्षण को बचाना है तो संविधान को बचाना होगा। संविधान को बचाएंगे तभी हमारा आरक्षण बच पाएगा। जो भी रेल बेल सेल जो भी हमारे डॉक्टर साहब रामशुला जी ने कहा कि रेल बेल सेल जो भी ये प्राइवेट हो रही है उससे जो भी फर्क पड़ेगा वो सिर्फ SC/ST को ही फर्क पड़ने वाला है उसका, और किसी को नहीं पड़ेगा। और ये लड़ाई सिर्फ मेरी, डॉक्टर साहब की, रामशुला जी की या और बहन भाइयों की नहीं है, ये लड़ाई हमारी सबकी लड़ाई है। हमें इसमें इसी तरीके से सहयोग देना होगा और इस प्राइवेटाइजेशन को रोकना होगा किसी भी तरीके से, और संविधान को बचाना होगा। जब हम प्राइवेटाइजेशन को रोकेंगे तभी जाकर हम लोगों को और हमारे बच्चों को रोजगार मिल पाएगा, नहीं तो जो लगे हैं उनको भी किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और संविधान को रक्षा करेंगे तभी हमें सम्मान मिलेगा देश के अंदर, समाज के अंदर। बिना संविधान को बचाए हम कोई सम्मान नहीं पा सकते। जो आज हम बैठे हैं यहाँ पर, अच्छे कपड़े पहनकर बैठे, अच्छी गाड़ियों में आए हैं, ये जो सब कुछ मिला है सब ये बाबा साहब की वजह से और संविधान की वजह से मिला है। संविधान को बचाने के लिए हमें रोड पर भी आना होगा और आज हम रोड पर भी आए हैं, रोड के ऊपर बैठे भी हैं। आप लोगों से मेरी अपील है कि आप अपने अपने क्षेत्र में जाकर संविधान को बचाने के लिए, प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए आगे आए और डॉक्टर साहब का और हमारे जल शक्ति रामसुधा जी का इनका सहयोग दें। धन्यवाद, धन्यवाद सर। क्या डिमांड लेकर आप जंतर मंतर आए हैं? जिस तरीके से ये सारी सरकार, ये जो सरकार है ये बेच रही है हमारे, जो कि बनाया कुछ भी नहीं है, पर हाथ में आने के बाद में किस तरीके से बेच रही है चीज़ों को, वो उसको लेकर के हम लोग यहाँ पे डॉक्टर उदित राज जी के साथ हम लोग हैं आज। और मुझे लगता है कि हम इस मांग को आगे तक लेकर के जाएंगे। आज की हम लोगों की शुरुआत है और जिस तरीके से निजीकरण कर रही है, सारी जो सरकारी संपत्तियां हैं उसको अंडर में करके उसको प्राइवेटाइजेशन जो कर रही है, तो उसको रोक लगाने के लिए हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन निजीकरण का विरोध तो पूरे देश भर में हो रहा है, पर सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता ना। कितना ही आंदोलन हो कहीं पर वही पड़ता नहीं है, क्या कहें कि भाई, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से अगर भीड़ सारे लोग जो सामने आएंगे तब जा कर के हम लोग अपनी बात को रखना और उन पे ये निजीकरण का जो चीज़ें हैं उस पे हम लड़ाई लड़ेंगे आखिर तक। SC/ST के लोगों को क्या नुकसान है निजीकरण? जिस तरीके से सारी जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, उससे रिजर्वेशन बचेगा नहीं, तो सारी चीज़ें प्राइवेट के हाथ में जाने के बाद सरकारी संपत्ति
एसएसटियाँ बिकने के बाद जो चीज़ें आएंगी, बेरोज़गारी बढ़ रही है देश में बेरोज़गार इतने हैं कि अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम आज प्रदर्शन में हैं तो आत्मनिर्भर बना रहे हैं ना मोदी जी लोगों को। आत्मनिर्भर की बात नहीं है, वो बेरोज़गारी बढ़ रही है। देश में बेरोज़गार हो रहे हैं। तो युवा, जितना ज़्यादा यूथ सामने आएगा तब तक ही हम लोग अपनी बात रख सकते हैं। पर यूथ कहाँ आ रहा है? कहीं दिखाई देता है थोड़ा। यूथ आ नहीं रहा, पर मुझे लगता है कि आना चाहिए यूथ को खड़ा होना चाहिए। जिस तरीके से मैं अभी आई हूँ सामने, तो ऐसे ही मेरे साथ साथ और 100, 200, 500 का भीड़ आना चाहिए। और क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो बहुत बेरोजगारी का ये है। पर सरकार तो तेजी से निजीकरण कर रही है। अब तो उन्होंने जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनको भी बेचने का काम शुरू कर दिया है। तो वही उसी चीज़ को ही रोकना है। निजीकरण जो है ये एक साजिश के तौर पर हम लोगों पे चल रहा है। तो मुझे लगता है कि मुद्रीकरण और जो चीज़ें हो रही हैं वो उस पर रोकथाम लगनी चाहिए और हम आखिर तक इस लड़ाई के साथ में हैं। लोगों को कहाँ क्या बनाया है? और मैं सवाल करता हूँ मोदी जी से कि आपने क्या बनाया है जो आप बेच रहे हैं? ये सारी बनाई हुई चीजें उन्हीं कांग्रेस का देन दिया हुआ है, जो आप एक एक करके संपत्ति को बेच रहे हैं। और वो संपत्ति हमारी अपनी खुद की संपत्ति है, हमारे देश की जनता की संपत्ति है, जो इस तरह से आप बेचने के काम कर रहे हैं। ये हम लोग इसका बहिष्कार करते हैं। और फ्रंट 85 यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए मैं आदित्य इंदिराज जी को मैं पूरा समर्थन करता हूँ। और मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग इस तरह से बैक डोर से ये निजीकरण करके बैक डोर से क्या करना चाहते हैं? जैसे उन लोगों को बैक डोर से लाकर खड़ा करना चाहते हैं हमारे ऊपर। आप डायरेक्ट तो नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन बैक डोर से भी वही लोग नौकरी करेंगे, काम धंधा करेंगे, SC/ST की माइनॉरिटी के लोग को बाहर निकाल के फेंकेंगे और उन्हीं की इन संस्थाओं पर उनका कब्जा होगा। ये इनकी नीति है। आप समझिए भाइयों, और आपको जागना होगा। और उदित राज जी जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं उनको साथ देना होगा, तभी इसका हमारे आने वाले जनरेशन का विकास होने वाला है। नहीं तो हम लोग अगर चुपचाप इस डर से रह गए कि मोदी के राज में कि आपको जो है चोट लग जाएगा, मार देंगे, पीट देंगे और इसलिए घर से नहीं निकलेंगे, तो ये वो उनका धर्म है। हम लोग निकलते रहेंगे और हम इसका संघर्ष करते रहेंगे। जय भीम। चाहे माइनॉरिटी हो, उससे मुसलमान देश में 90% ओबीसी है, उसको भी आरक्षण की लड़ाई लड़नी चाहिए, जाति जनगणना की लड़ाई लड़नी चाहिए। और एक पत्रकार के तौर पर मुझे लगता है कि अगर लोग घरों से नहीं निकले तो वो दिन दूर नहीं है जब 25 फुट आपके जो अधिकार है वो भी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनको इस देश में जाति के हिसाब से काम तय कर रहे हैं। यूपी में कहा गया है कि जो जिस जाति का होगा उसको उसी काल से ट्रेनिंग होगी। मतलब अब नाई का बेटा इंजीनियर कलेक्टर नहीं बनेगा और मल्लाह का बेटा मछली मारेगा वो कलेक्टर नहीं बनेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोगों को तय किया है कि जो बाबा साहब ने सपना दिखाया, पूरे पंजाब में लाइन दी है, बड़ी लड़ाई के बाद आपको ये अधिकार मिला है। आप लोगों को धर्म के नाम पर ये लड़ाई छोड़ देनी है, ये अधिकार गंवा देना है। जाति के नाम पर आप लोग टुकड़ों में बटे रहेंगे तो आपका भला नहीं होगा। और बारी बारी से सबकी बारी आएगी, क्योंकि जाति आप बचा नहीं सकते, छुपा नहीं सकते। लास्ट टाइम में यही कहूँगा कि हम जातियों में बटे हुए समाज है। कितने आरक्षण के 70 लोग हैं जो 90%